दीदी, यह घर आपके बाप ने नहीं बनवाया था और ना ही आपकी माँ ने बनवाया है। यह घर मेरे पति ने बनवाया था, अपने खून पैसे की कमाई से। आप अपने बाप की कमाई लुटाती रहीं, हमने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब आपके बाप का राज नहीं है। सुधा जी आज सुबह से ही रसोई में थी, क्योंकि उनकी बहू कविता आज बीमार थी। इसलिए खाना सुधा जी को ही बनाना पड़ रहा था। दाल में नमक ज्यादा हो गया था, लेकिन उनका ध्यान दाल में नहीं था। ध्यान तो फोन पर था, क्योंकि फोन पर था उनका लाडला दामाद रोहन। हाँ रोहन बेटा, बोलो, क्या हुआ? आवाज में इतनी मिठास, इतना अपनापन जो उन्होंने कभी भी अपने बेटे रवि के लिए भी नहीं रखा होगा। उधर से रोहन की आवाज आई, थोड़ी घबराई हुई लेकिन चापलूसी से भरी। मम्मी जी, आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरा बिजनेस पार्टनर पीछे हट गया। अगर 2-3 लाख आज नहीं आए तो पूरा माल फंस जाएगा। मैं तो आबाद होने से पहले ही बर्बाद हो जाऊंगा। दामाद की बात सुन सुधा जी का हाथ अपने आप अलमारी की ओर बढ़ गया। अरे चिंता मत करो दामाद जी, मैं हूं ना। मेरे रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस मेहनत करो, आगे बढ़ो। थोड़ी बहुत जरूरत तो मैं पूरी ही कर सकती हूँ। पैसे की चिंता मत करो, शाम तक आपको पैसे मिल ही जाएंगे। सुधा जी की बहू कविता चुपचाप चौखट पर खड़ी थी। उसने सुधा जी की सारी बातें सुन ली और धीरे से बोली, माँ जी, पिछले महीने तो 5 लाख दिए थे। अब तक तो पापा जी के बचत के किए हुए पैसे का आधा हिस्सा दामाद जी को ही चला गया। इस घर के भी खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उसमें भी तो पैसों की जरूरत पड़ती है ना। बस इतना सुनते ही सुधा जी भड़क गई और गुस्से में गरज पड़ी। बस बहू, आज तो बोल दिया, आगे मत बोलना। मैं अपने पति के पैसे देती हूँ, तुम्हारे नहीं। जब दामाद को जरूरत है तो मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा भला? तुम्हें जलन हो रही है? मेरा दामाद तरक्की कर रहा है तो सास की बातें सुन कविता की आंखों में आंसू आ गए। कुछ बोल नहीं पाई वो, मन ही मन सोचने लगी, सही तो कहा है माँ जी ने। पैसे मेरे तो नहीं जा रहे हैं, पैसे तो उनके ही पति के जा रहे हैं। असल में सुधा जी के पति गुजर चुके थे। उन्होंने अपने पास कुछ पैसे बचा के रखे थे, जिसकी भनक शायद उनकी बेटी को थी और बेटी से ज्यादा दामाद को लग गई। और बेटी दामाद निकले एक नंबर के लालची। किसी न किसी बहाने वह सुधा जी से पैसे निकाल ही लेता था और सुधा जी बिना कुछ सोचे समझे बिजनेस के नाम पर रोहन के ऊपर पैसे लुटाती रहती। बेटे बहू के बारे में जरा सा भी उनके मन में ख्याल ही नहीं आता। बस दिन रात दामाद का बिजनेस बढ़ाने में लगी रहती। सुधा जी अभी कविता को डांट ही रही थी कि रवि ऑफिस से थका हुआ लौटा। घर में घुसते ही माँ की आवाज उसके कानों में पड़ी, रवि, बैंक चलना है, एफडी तुड़वानी है। माँ की बात सुन रवि ठिठक गया। क्यों माँ, ऐसे क्या हो गया कि अचानक तुम्हें एफडी तुड़वानी पड़ रही है? तो सुधा जी ने तुरंत ही कहा, क्योंकि दामाद जी को अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। विदेश से उनका माल आ रहा है। अचानक ही उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे दिया। उन्हें 3 लाख की जरूरत है, समझा कर। इतना सुनते ही रवि का गला सूख गया। माँ, वो एफडी तो पापा ने मेरे बच्चों के लिए रखी थी ना। इतना सुनते ही सुधा जी ने आंखें तरेर दी। तो क्या हुआ, बच्चों के लिए रखी थी तो तेरा जीजा भी तो तेरा ही है ना। तुम्हारी नौकरी से तो तुम्हारे खर्चे अच्छे से निकल जाते हैं ना। आज ही दामाद जी को पैसे मैं दे देती हूँ, उनका बिजनेस चल जाएगा तो पैसे की कमी थोड़ी ही रहने देंगे वो। तभी कविता ने धीरे से कहा, माँ जी, और अगर बिजनेस नहीं चला तो मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। सुधा जी लगभग चिल्ला कर बोली। तो कविता और रवि दोनों ही चुप हो गए। सुधा जी की बेटी पायल और रोहन जब भी घर आते, घर में एक अलग ही रौनक होती। सुधा जी खुद उनके लिए चाय बनाती और ऐसी ऐसी बातें करती कि कविता तो बस उनका मुंह ही देखती रह जाती। अरे मेरी बेटी तो कितनी कमजोर हो गई है। और दामाद जी, आप तो दिन रात बस मेहनत ही करते रहते हैं, देखो तो चेहरा कैसे मुरझा गया है। तो पायल ने तुरंत ही बनावटी उदासी से कहा, माँ, चेहरा मेहनत करने से नहीं मुरझाया है, इनका चेहरा तो टेंशन से मुरझा गया है। टेंशन? कैसी टेंशन दामाद जी? हैरानी से पूछा सुधा जी ने। तो रोहन ने कहा, साफ साफ झूठ बोलते हुए, माँ जी, वो क्या है ना कि जो कंपनी मैंने किराए पर लेकर खोली थी उसका किराया भी बढ़ गया है। बिजनेस अभी स्टेबल नहीं हुआ। वो खर्च
दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बस इसी टेंशन में दिन रात परेशान रहता हूँ। तो सुधा जी ने थोड़ी देर कुछ सोचते हुए कहा, दामाद जी, इतनी भी क्या टेंशन? अरे मेरे पास पैसे थे, तब तक मैंने दिए। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? पायल, इस घर का आधा हिस्सा तुम्हारा भी तो है ना? सास की बात सुन कविता का दिल बैठ गया। हैरानी से उसने कहा, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? तो सुधा जी गुस्से में कविता को घूरते हुए बोली, बहू, आजकल बेटा और बेटी बराबर होते हैं, दोनों का ही हिस्सा होता है। अब फालतू की बकवास मत करो। तो कविता ने कहा, लेकिन माँ जी, यह घर रवि ने बनवाया है। इतना सुनते ही सुधा जी ने एक तीखी नजर कविता पर डाली और बोली, और रवि मेरा बेटा है, इसलिए फैसले भी मैं ही करूंगी, समझी? उस रात कविता बहुत रोई। रवि चुपचाप बैठा रहा। कविता ने कहा, रवि, हमारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को हम बच्चों के साथ सड़क पर आ जाएंगे। रवि ने पहली बार कविता की आंखों में वही डर देखा जो उसके अपने दिल में था। घर बेचने का मामला फिलहाल तो यही शांत हो गया। 1 महीना बीत गया, सब और शांति थी। कविता और रवि भी थोड़ी राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक ही रोहन ने फोन पर कहा, मम्मी जी, अगर 5 लाख और नहीं मिले तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारा पैसा डूब जाएगा, मेरा तो सारा सपना टूट जाएगा। दामाद की बात सुन परेशान हो सुधा जी ने कहा, दामाद जी, आप परेशान मत होइए, मैं ये घर बेच दूंगी, लेकिन आपका बिजनेस डूबने नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। बस संयोग से इस बार वही बातें रवि ने भी सुन ली और सुधा जी के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, माँ, क्या कहा आपने? सही कहा, सुधा जी ने बिना झिझक कहा, दामाद का भविष्य पहले है। उस बिजनेस के लिए वह कितना मेहनत कर रहे हैं। एक बार बिजनेस चला गया तो ऐसे ऐसे कितने घर खरीद देंगे। माँ की बात सुन रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज भर आ गई और बोला, माँ, हम तब तक कहाँ रहेंगे? सुधा जी ने कुछ नहीं बोला। रवि समझ गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसी दिन से रवि और कविता ने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गए। अगले 2 महीने घर में अजीब सी शांति रही। कोई झगड़ा नहीं, कोई विरोध नहीं। सुधा जी को लगा, बेटा बहू समझ गए हैं कि दामाद को बिजनेस में फायदा होगा तो उन्हें भी फायदा होगा। इसलिए अब कभी भी दामाद जी को फिर से अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। 3 दिन बाद रोहन फिर आया। इस बार चेहरे पर डर नहीं था, वही पुरानी चालाकी थी। मम्मी जी, बस आखिरी बार मदद चाहिए, इसके बाद सब संभल जाएगा, पूरा बिजनेस सेट हो गया है। तो सुधा जी ने कहा, ठीक है बेटा, रवि से बात कर लेंगे। तभी रवि कमरे से बाहर आया। उसकी आवाज शांत थी, बहुत ही ज्यादा शांत। माँ, अब मुझसे कोई भी बात नहीं होगी। तो सुधा जी हैरान होकर बोली, बेटा, यह क्या तरीका है? रवि ने धीरे से कहा, बताता हूँ माँ। कहते हुए उसने सुधा जी को एक लिफाफा दिया। लिफाफा खोल सुधा जी ने जैसे ही देखा, एक नोटिस थी। घर बिक चुका था। सुधा जी के हाथ कांपने लगे। यह क्या है? रवि बोला, जिस घर को आप दामाद के लिए कुर्बान करने को तैयार थी, हमने वही बेच दिया है। इतना सुनते ही पायल चीख पड़ी, भैया तुम पागल हो गए हो? माँ को बिना बताए तुमने घर कैसे बेच दिया? तो कविता भी उसी अंदाज में चिल्लाते हुए बोली, दीदी, यह घर आपके बाप ने नहीं बनवाया था और ना ही आपकी माँ ने बनवाया था। यह घर मेरे पति ने बनवाया था, अपने खून पसीने की कमाई से। आप अपने पापा की कमाई लुटाती रही, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आपकी नजर मेरे पति की कमाई पर है। मैं अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे पति की कमाई पर मेरा और मेरे बच्चों का हक है। इसलिए हमारी मर्जी बेच दिया हमने घर, और अब हम अपने लिए एक छोटा सा दूसरा घर लेंगे जहाँ किसी की कोई परछाई ना हो, किसी का कोई भी हक ना हो। इतना सुनते ही हैरानी से आंखें फाड़े हुए सुधा जी ने कहा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो रवि ने सीधा जवाब दिया, जहाँ के लिए आप हमेशा परेशान रहती थी माँ, अपने लाडले दामाद जी के पास। इतना सुनते ही रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? और माँ, घर बेचकर जितने भी पैसे मिले हैं उसमें से 1 रुपया भी मैं आपको नहीं दे सकता, मुझे माफ करो। कहते हुए रवि अपने परिवार को लेकर चला गया। सुधा जी चीखती रही, चिल्लाती रही, रवि, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तेरी माँ हूँ। तो आंखों में आंसू लिए रवि ने कहा, काश माँ आप यह बातें पहले ही समझ गई होती,
लेकिन आपको तो हमेशा बेटे से पहले दामाद के बारे में सोचना था, तो अब दामाद के बारे में ही सोचेगा। कहते हुए रवि दरवाजे की ओर चल पड़ा। तभी पीछे से रोहन बोल पड़ा, मम्मी जी, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं आपके खर्चे नहीं उठा सकता। कहते हुए रोहन और पायल भी चले गए। सबके जाने के बाद सुधा जी बिल्कुल अकेली रह गई। दामाद के मुंह से इतना सुनते ही सुधा जी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने से दिल निकाल लिया हो। उनका कलेजा मुंह को आ गया। मतलब अब मैं बोझ हूँ? सुधा जी के इस सवाल का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। पूरा घर शांत था। सुधा जी अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली। अब कोई भी उनके आगे पीछे नहीं था, न बहू, न बेटा, और ना ही वह दामाद जिसकी वजह से आज उनकी यह हालत हो गई, जिसके लिए वह बहू बेटे की दुश्मन बन बैठी। कोई भी नहीं था उनके आगे पीछे। अकेली थी वो, बिल्कुल अकेली। शायद यही था उनके कर्मों का फल। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।